हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे जितने हैं हमारे सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण। हमारा रिवीजन का सेशन चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण। और ये हमारा बच्चे एक्सरसाइज की बात करें तो आज अपनी एक्सरसाइज होगी 4.1 और ये हमारा चल रहा है क्या, रिवीजन। जब रिवीजन चल रहा है तो चलिए हम कर लेते हैं, देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए मेरे बच्चे, और यहाँ पे जो है एक ही चर में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें पहले क्वेश्चन में जैसे हम चलेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन के हम चलते हैं। और पहले वाले क्वेश्चन में हम कौन से क्वेश्चन को ले लेते हैं जो आपको थोड़ा से आपको टफ लगे, तो हम ले लेते हैं आपको यहाँ पे हम ले लेते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन को। हम यहाँ पे तीसरे वाले क्वेश्चन को ले लेंगे। और देखो यहाँ पे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हमको जांच करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। यदि आपको बच्चे ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में अगर आपको देखने को मिलेगा कोई समीकरण जो हम सॉल्व करेंगे, जो इसमें दिया है, तो उस समीकरण को हम कह देंगे द्विघात समीकरण है। अगर इस फॉर्म में देखने को नहीं मिल रहा है तो हम उसे कह देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि x - 2 x + 1 क्या है। x - 2 और x + 1 है। उसके बाद क्या है, x - 1 और x + 3 है बराबर x - 1 और x + 3 है। चलो क्वेश्चन समझ लेते हैं, इतना है। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इस x का मल्टीप्लाई x में और 1 में करो तो क्या हो जाएगा, x² + x हो जाएगा, x² + x हो जाएगा। फिर इस -2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x - 2 बराबर क्या होगा, देखो x का इसमें मल्टीप्लाई करो तो x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा -x - 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -x और -3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो x² क्या है, ये इस तरफ है, x² इस तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 2x में से एक x जाएगा तो -x हो जाएगा, -2 हो जाएगा बराबर 3x में से एक x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, -3x हो जाएगा, -3 हो जाएगा ये वाला। ठीक, उसके बाद देखो इस 2x को इस साइड में लेके आओ तो -x - 2x और इसको यहीं पे रहने दो -2, इस 3 को इस साइड में +3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो गया, 3 -3x और +1 बराबर 0, या माइनस से आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो 3x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका जो समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप देखेंगे तो इसमें द्विघात, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस फॉर्म में क्या ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे x के पावर कितना है, x के पावर 1 है। जब कुछ नहीं होता तो मेरे बच्चे x के पावर 1 मानते हैं। तो जब x के पावर ये 1 है तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देना, चूँकि ये क्या है, x की पावर 1 है, इसलिए ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। या आप ये कह देना कि जो समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, वो क्या करता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 इसको क्या करता है, फॉलो करता है। जब इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो ये भी या इस प्रकार का समीकरण ये दिख नहीं रहा है, तब भी हम कह देंगे कि ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलो ये तो हो गया अपना तीसरा वाला। इसी में एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए देखने में, वो सॉल्व करने में। 8वें नंबर क्वेश्चन हमें लगता है थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो 8वें नंबर के हम क्वेश्चन को देख लेने का प्रयास करते हैं। चलो हम 8वें नंबर में, इसी में हम क्या कर देते हैं, 8वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर का क्वेश्चन अपने पास है x की पावर 3 - 4x² - x + 1 क्या है, x की पावर 3 - 4x² प्लस -x + 1 बराबर कितना है, बराबर है x -
2 का होल के पावर 3 x माइनस 2 के होल के पावर 3। चलो अब इसको सॉल्व करो, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, जांच करना है मेरे को। तो अब देखो x के पावर जो 3 है, x के पावर 3 ऐसे रहने दो, माइनस 4x² इसको रहने दो, माइनस x प्लस 1 बराबर क्या होगा, इसको क्या कर देंगे हम तोड़ेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2 के पावर यहाँ माइनस 2 के पावर 3 हो जाएगा, माइनस 3 और x क्या हो जाएगा यहाँ पे x और 3 और यहाँ पे 2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। चलो इतना जब समझ में आ गया तो आगे देखते हैं, आगे क्या कर लेते हैं। यहीं पे देखो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, जैसे a माइनस बी का क्या है हमारे पास होल के पावर 3 है, तो हम इसको लिखेंगे फार्मूला a के पावर 3 माइनस बी के पावर 3 माइनस 3ab और a माइनस बी। ये क्या होता है हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है a माइनस बी के पावर 3 a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस बी। ये क्या होता है मेरे बच्चे, ये फार्मूला होता है। जब ये फार्मूला होता है तो इसी फार्मूले को मैं बच्चे अप्लाई किया यहाँ पे, a के स्थान पे x था तो x लिख दिया यहाँ पे, देखो a के पावर 3 x के पावर 3, b के स्थान पे 2 था 2 लिख दिया यहाँ पे, b के पावर 3 हो गया। ठीक, इतना तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो x के पावर 3 है, यहाँ भी x के पावर 3 है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि इस तरफ भी प्लस में है इस तरफ भी क्या है प्लस में है। चलो आगे देख लेते हैं, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6x हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, अच्छा इस 8 को इस साइड में लेकर चले आओ तो माइनस में इस साइड में आ गया, प्लस में हो जाएगा। और देखो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी इस साइड में लेकर चले आता हूँ तो प्लस 6x और x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो माइनस 4x² है तो माइनस 4x² ऐसे ही रहने दो, 8 एक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो माइनस x 8 एक 9 हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6x² हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत देखो माइनस 4x को यहाँ माइनस 4x यहाँ क्या है 6x, इसका मतलब 6x बड़ा है, ये क्या है छोटा है, 6x² में से इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। ठीक, अब माइनस 12x और ये क्या हो जाएगा x कितना हो जाएगा माइनस 13x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया आपका एक समीकरण बन गया। और ये जो समीकरण बना है ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आप देखेंगे कि जो समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस प्रकार का समीकरण दिख रहा है कि नहीं जो हमने ले आया, तो आपको इस प्रकार का समीकरण ये वाला देखने को मिल रहा है, इसलिए ये समीकरण क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ से रेयर केस में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पे अगर आप चर की बात करोगे तो कितने चर का समीकरण यहाँ है, एक चर का समीकरण है। इसका मतलब कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो उन सभी क्वेश्चनों को एक चर के समीकरण से एक चर मान करके आपको सॉल्व करना है। एक चर मतलब जैसे x अकेले यहाँ पे देखने को मिलेगा, y कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि इसके पहले जब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का जो क्वेश्चन करते थे उसको सॉल्व करते थे वहाँ पे x और y दोनों आता था, इसलिए वहाँ पे द्विघात समीकरण द्वि चर वाले रैखिक समीकरण उसको हम बोलते थे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, इतना हो गया, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो हम चल लेते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर के क्वेश्चन में हम चलेंगे, उसमें 4 क्वेश्चन हैं, उन 4 क्वेश्चनों को हम करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चल लेते हैं, हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम क्या चलेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और
दूसरे क्वेश्चन में हम पहले वाले क्वेश्चन में चलें दूसरे का, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे मेरे बच्चे, कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको समीकरण बना दूँ और आप सॉल्व करने का खुद प्रयास करिएगा। और देखना कि जो ये वाला चैप्टर है इसमें हम एक चर से रैखिक समीकरण को सॉल्व करें। एक चर जो समीकरण है ये जितने बनेंगे हम एक चर ही मान करके पूरा समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके पिछले वाला जो एक्सरसाइज थी उसमें दो चर से समीकरण बनते थे, या उसको हम दो चर मान करके समीकरण को हल करते थे। तो यहाँ पे इस वाले एक्सरसाइज में एक ही चर है तो एक ही चर वाले से हम करने का प्रयास करेंगे। और आप यहाँ पे जैसे आपके एग्ज़ाम में आता है सिर्फ यहीं से क्वेश्चन, तो आप उसको दो चर से भी कर सकते हो, एक चर से भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे मतलब सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन में ना कहा रहा हो कि इसको एक चर से करना, दो चर से करना, क्वेश्चन में तो ऐसे कुछ नहीं आता है कि आपको एक चर से करना है या दो चर से, आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, उसमें वो मान पूछ लेगा। तो आपको एक चर से चाहे करें चाहे दो चर से करें। चलो हम यहाँ पे चूँकि जो हम इसके जो पीछे वाले सेशन लिए हैं सबको एक चर से किए हैं, तो हम एक ही चर से करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको जब रिवीजन हो रहा है तो जो पुराना वीडियो है उसी के अकॉर्डिंग हम चलें और आपको एक नई चीज़ ना हम दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा, क्योंकि फरवरी में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलो हम एक ही चर से देखने को प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अच्छा, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई, हमको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अगर हम देखें एक आयत है और क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्रफल की लंबाई उसके दुगने से एक अधिक है। क्या है? क्षेत्रफल की लंबाई। चलो क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे हल में हम चलते हैं। जब हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं तो हम लेते हैं, मान लेते हैं, माना जो चौड़ाई है मेरे बच्चे आयत की, आयत कैसे है, इस तरीके से आपको आयत देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो चौड़ाई है इसको मान लो x, तो लंबाई क्या है, इस चौड़ाई के दुगने मतलब 2x हो गया। दुगने से एक अधिक है तो एक अधिक हम कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जो चौड़ाई है आपको x देखने को मिल रही थी, इसको मतलब x है, और लंबाई जो है आपको देखने को मिल रही कितना, 2x + 1, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दुगने से क्या है, एक अधिक है। चलिए यहाँ तक देखने को मिल गया। अब हमको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार अगर हम करेंगे तो प्रश्नानुसार, अगर प्रश्नानुसार हम कर दें, ठीक, इससे भी कर सकते हो, क्योंकि वो क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है 528। या आप इस तरीके से कर सकते हो, या इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही लगा दो। क्या लगा दो, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई कर दो। अब देखो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 दिया गया है। आपने लंबाई कितना निकाला है, 2x + 1 निकाला है, 2x + 1 निकाला है, और चौड़ाई कितना निकाला है, x निकाला है, तो x रहने दो। तो यहाँ पे हो गया 528, ये हो जाएगा बराबर, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। इसको साइड में, इस साइड में लेकर आओ तो आपके पास हो जाएगा 2x² + x माइनस 528 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस समीकरण को आप सॉल्व करके x से या y का मान निकालेंगे तो आपका जो होगा लंबाई और चौड़ाई निकल आएगा। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक तो ऊपर कहा निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित तो हो गया, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित किया गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं क्या इसमें लंबाई और चौड़ाई की, मेरे बच्चे यहाँ पे जो क्वेश्चन में आप ऊपर देखेंगे
ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो आपको सिर्फ समीकरण ही निरूपित करना है इसको, ठीक। और ये नीचे एक चीज़ कह दिया, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई अगर ज्ञात करना है तो मैंने लंबाई तो मान लिया x, चौड़ाई मान लिया x, लंबाई क्या हो गया 2x + 1। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपका आएगा तो एग्ज़ाम में अगर वो सिर्फ एक ही चीज़ कहेगा, जैसे कि कहेगा कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए, तो आपको यहाँ तक ही होगा। और जो आपके आंसर दे रहा है एनसीईआरटी में, जो आंसर है यहीं तक ही दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहीं तक लिखूँ, सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। अगर चौड़ाई कहता है तो इस समीकरण को क्या देखो, यहाँ पे चौड़ाई x माने हैं और लंबाई 2x + 1 माने हैं, तो ये क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा और ये हमारा समीकरण निकल कर आएगा। अब इसको सॉल्व भी करना होगा, तो इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा इसका एलसीएम भाग विधि से एलसीएम निकालने का प्रयास करोगे, और उस जो एलसीएम जब निकालोगे तो उसमें गुणनखंड जो आएगा उस गुणनखंड को ऐसे जोड़े या घटाओ कि ये x आ जाए। अगर वो आ जाता है तो फिर इसको आप ऐसे एक कोष्ठक में कुछ और आएगा, दूसरे कोष्ठक में कुछ और आएगा, फिर उसको बराबर 0 मानोगे तो x का कोई ना कोई मान आएगा। तो ये होगा आपको जब क्वेश्चन कहेगा तब। लेकिन यहाँ पे आपके आंसर इतना ही दे रहा है तो इतना ही कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अगर आप देखो आगे भी करने का प्रयास करोगे तो जैसे इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या आएगा 528 × 2, एलसीएम लोगे, एलसीएम तो 2 से ये कटेगा, ये वाला कट जाएगा ना, तो बचेगा ये ही 528 बचेगा। तो ये क्या हो गया, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 और 2 छंग 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 3 6 और 2 3 6, फिर 11 3 33, 3 1 3 हो गया, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 हो गया, और 11 दूनी 22 और 16 3 48 हो जाएगा, नहीं होगा। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 11 3 33, नहीं होगा। अच्छा हो जाएगा 11 3 33। अब ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 2x² प्लस क्या हो जाएगा, देखो 11 3 33 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 32 और यहाँ से निकल के आएगा आपका 33, तो ये हो जाएगा 33x हो जाएगा माइनस 32x हो जाएगा माइनस 528 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, x कॉमन होगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे और कितना ले लो कॉमन 16 ले लो, तो 16 दूनी 32 यहाँ प्लस हो जाएगा और 16 3 48, 16 3 48 और 16 3 48 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 16 हो जाएगा, फिर 2x प्लस 33 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। देखो अगर हम इसको लेते हैं या इसको लेते हैं, पहले मैं इसको ले लूँ, जैसे 2x प्लस 33 बराबर 0, तो यहाँ पे लिख लेना यदि बराबर 0 तो 2x बराबर 33 उस साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -33/2। अब देखो किसी भी आयत की लंबाई जो है माइनस में नहीं आती है या चौड़ाई जो है माइनस में नहीं आती है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चा क्या है ये वाला, तो x यहाँ पे लिख लेना यदि या इफ़, यदि आपके पास x माइनस 16 बराबर 0, अब की बार हमने इसको लिया है तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 16, उस साइड में तो 16 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 16 हो गया, ठीक। किसी को दिक्कत, तो आपके पास जो चौड़ाई थी वो कितना आ जाएगी 16 और लंबाई कितना आ जाएगी 16 दूनी 32 से कितना आ जाएगी 33 आ जाएगी। तो चौड़ाई कितना हो गई 16 हो गई और लंबाई 16 दूनी 32 से कितना हो जाएगी 33 चौड़ाई लंबाई हो जाएगी।
तो ये हो गया लंबाई चौड़ाई अगर निकालने को कहेगा इस तरीके से तो आप इसको भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन में तो कहा है लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये चौड़ाई आ गई। लंबाई के लिए यहाँ x का मान यही 16 रख दोगे, लंबाई भी आ गई। ठीक, इतना क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो आगे मैं देख लेता हूँ। लेकिन आप जब NCERT के उसमें जाएंगे, उत्तरमाला में जाएंगे, जो आंसर दिया गया है सिर्फ इतना ही आंसर दिया गया है। समीकरण जो क्वेश्चन में कहा है कि समीकरण आपको निरूपित कीजिए, अर्थात समीकरण बनाइए, तो आपको समीकरण ही अकेले दिया गया है, तो समीकरण तक ही हमको बनाना था। लेकिन आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर इतना कह दे तो आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ तक पूरा लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई और पूछा भी गया है। तो यहाँ पे आगे चल लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ समीकरण ही अकेले बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद सॉल्व आपको करना होगा, तो आप खुद से करेंगे सॉल्व उसको। ठीक, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 336 है, सॉरी 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखो मान लो पहला पूर्णांक क्या है, पहला पूर्णांक मान लो, पहला पूर्णांक क्या है, x है। और क्रमागत पूर्णांक तो मतलब x के आगे कौन सा पूर्णांक होगा, अगर x से आगे कौन होगा, जब हम इसमें x जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक x+1 हो जाएगा। क्या किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो अब क्या कह रहा है कि पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 336 है, दिया है क्या, पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 306 दिया गया है। अब देखो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306, अब पूर्णांकों का अगर गुणनफल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x × x+1 बराबर कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया, 306, x का मल्टीप्लाई कर दो, x² + x बराबर 306 हो गया, x² + x इस तरफ कर दो -306 बराबर कितना हो गया, 0। ये क्या हो गया, आपका समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करना है तो इसको LCM इस भागी से करना, फिर ऐसे जोड़ना घटाना, जो आएगा इसको जोड़ने घटाने पर x अकेले आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो आपको क्या करना, 1 आ जाएगा, इस फॉर्म में ऐसे करना, तो आप सॉल्व कर देंगे तो आपको x है अथवा पूर्णांक आपको ज्ञात हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, सॉरी आंसर में देखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यही इतना मिलेगा। ठीक, आगे चल लेते हैं, तीसरा वाला भी देख लेते हैं। आगे हम ऐसे बढ़ते हुए चलते हैं। कह रहा है तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है, रोहन से बड़ी है। क्वेश्चन जैसे कहे उसमें अपना भी दिमाग लगा लिया करो। जैसे कहा कि रोहन की माँ उससे बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन तुरंत कर देना, किससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, रोहन की आयु अगर हमें पता हो जाए तो उसकी माँ की आयु पता हो जाएगी। तो यही तुरंत आप मान लेना कि रोहन की जो रोहन की वर्तमान आयु मान लेना x। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, रोहन के माँ की आयु कितना हो जाएगी, इससे क्या है, इस रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें 26 जोड़ दो ना, 26 वर्ष बड़ी हो गई, हो गया। अब देखो अब तो क्वेश्चन आप स्टार्ट हो गया। आगे कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, अगर 3 वर्ष पश्चात, इनका मतलब कि रोहन भी 3 वर्ष आगे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कह देना, क्या प्रश्नानुसार कह देना, प्रश्नानुसार कर देना। प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है, 3 वर्ष पश्चात, जैसे हम अभी या आप अभी कितने साल के हैं, 15 साल के, 14 साल के, मान लेते हैं आप 15 साल के हैं। 3 वर्ष बाद आपकी आयु कितना हो जाएगी, 15 + 3 करेंगे तो 18 वर्ष के हो जाओगे। आपकी माँ कितनी वर्षों की हो जाएंगी 3 वर्ष बाद, अगर आपके माँ की आयु 30 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद पश्चात 30 में 3 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा। उसी प्रकार रोहन कितना है, अभी x है, 3 वर्ष पश्चात कितने हो जाएंगे, x+3 हो जाएंगे। ठीक, और रोहन की माँ कितनी हो जाएंगी, ये भी हो जाएंगी, x प्लस कितना हो जाएंगी, 26 है, प्लस इसी में 3 जोड़ दोगे, प्लस क्या कर दो, 3 कर दो, हो गया ना। अब कह रहा क्वेश्चन में फिर से देखना, उनकी आयु वर्षों, कहाँ पहुँच गए, उनकी आयु वर्षों में
अच्छा, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। किनकी आयु का गुणनफल? रोहन की और रोहन के माँ की आयु का गुणनफल। मतलब रोहन की और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, 3 जोड़ दिए, अब इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 है, 360 हो गया। बस अब इसी को सॉल्व कर लो, जैसे आप ऊपर समीकरण सॉल्व कर रहे थे, ज्ञात कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बस उसी तरीके से इसको क्या कर देना, समीकरण बना देना, गुणा भाग, इसको x से इसमें पूरे मल्टीप्लाई करना, फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना, और जो कुछ आएगा 360 को इस साइड में लेकर आया, एक समीकरण देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। एक क्वेश्चन अपना बचा हुआ है, तीन क्वेश्चन हो गए ना, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, मिटा देते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन चल रहा है और इसमें हमारा 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेंगे। चौथे क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो देखो, कह रहा है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, तो क्या आप इसकी चाल आपको पहले पता थी? नहीं पता थी। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, कि इसकी चाल कितनी रही होगी जो 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है? कह रहा है समान चाल से, तो चाल तो दिया नहीं है अभी, तो समान चाल से। चलो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर कम हो जाती है, मतलब पहले चाल तो हमें पता नहीं था, अब कह रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है, तो कह रहा उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखो पीछे कह रहा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, चाल हमें पता नहीं, तो आप बस यही उठाना, चाल आप मान लेना, रेलगाड़ी की जो चाल है यहाँ लिखना है, रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मान लो मेरे बच्चे, कितना मान लो x है, x किलोमीटर प्रति हावर, क्या मान लेना, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। देखो, और कुल दूरी कितना तय कर रहा है, जो दूरी कुल यहाँ पे लिख लेना, कुल दूरी कितना तय कर रहा है, ये कर रहा है 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। और क्या कर रहा है, ठीक। अब हमको क्या ज्ञात करना है, पहले हमें चाल हमें पता हो गई, क्या चाल मैंने मान लिया x, दूरी क्या हो गया 480। अगर हम यहाँ से समय निकालने का प्रयास करें तो आपके पास पहले यहाँ पे देखो, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। अगर आप समय को इस साइड में करो, चाल को नीचे कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर ये दूरी ऊपर वाला रहेगा और नीचे जो चाल है इस साइड में खिसक जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक। चलो ये हो गया। अब समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी कितना है, दूरी है 480, चाल कितना है, चाल है x, समय निकल गया कितना, इतना हावर, इतना हावर या इतना घंटा, कितना 480 बटे x। फिर क्या कह रहा है, फिर कहा है उसने कि उतनी ही दूरी, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी, यदि वो जो पहले चाल x की चल रहा था इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, तो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। मतलब मेरे को कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है, प्रश्नानुसार कह देना, प्रश्नानुसार क्या कर देना कि जो पहले जो समय लेता था, समय पहले कितना ले रहा था, 480 बटे x समय ले रहा था। अब देखो ये पहले कितना समय ले रहा था,
480/x समय ले रहा है। अब देखो जब जब 8 किलोमीटर क्या हो गया, यहाँ पे देख नहीं रहा, जो नया समय लेगा, नया समय पहले क्या कर रहा था वो, पहले कर रहा था कि 480/x समय ले रहा था, इतना घंटा ले रहा था। अब कितना ले रहा है, 3 घंटा, इससे भी ज़्यादा ले रहा है, लेकिन उसके चाल में क्या हो गई, कमी हो गई। देखो मतलब उस 480 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन उसकी जैसे यहाँ पे चाल हमने x माना था, तो अब इसकी चाल क्या हो गई है, x किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा था, लेकिन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो गई, तो हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे। अब ये कह रहा कि ये ज़्यादा समय ले रहा है, किससे, इस वाले से। कितना ज़्यादा समय ले रहा है, 3 घंटा। इसका मतलब इसमें से इसको घटा दें तो आना चाहिए 3 घंटे के बराबर होना चाहिए। तो 3 घंटे के बराबर कब होगा, जब इसमें से हम इसको घटाएंगे। मतलब ये कितना, ये ज़्यादा समय ले रहा था, ये कितना ज़्यादा समय ले रहा है, तो ज़्यादा समय ले रहा है। अब इसमें से जो पहले वाला समय था, जो पहले से चल रहा था, पहले जो समय लगता था, उसको घटाएंगे तो हमारे पास 3 घंटा होता है। मतलब पुराने समय को नए समय से घटाएंगे तो 3 घंटा अधिक ले रहा है। चलो अब इसको क्या करना मेरे बच्चे, अब इसको सॉल्व कर देना। 480 सब में कॉमन ले लेना, 480 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा 1/x - 8 - 1/x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो 480 हो गया, ये हो गया, ठीक। यहाँ पे x हो जाएगा, x - 8 हो जाएगा, x को इस तरफ मल्टीप्लाई, -x प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर 3। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 8 का इस तरफ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना। मतलब आप कर देना क्या, आगे यहाँ पे 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना, अपान x - 8 कर देना, बराबर 3। इसको इस तरीके से कर देना मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको एक समीकरण देखने को मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इसका पूरा विस्तृत एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कक्षा 10 के प्ले में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।